पाई सेक्शन फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट, एलसी फिल्टर। तो इसमें क्या होता है कि दो कैपेसिटर होते हैं और एक इंडक्टर होता है, पाई की शेप में होते हैं। तो यहाँ पर जो D1 D2 से सिग्नल आता है वो सबसे पहले C1 पे आता है। तो C1 के अंदर मैक्सिमम AC पार्ट चला जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें कि थोड़ा मैक्सिमम पार्ट DC होता है और थोड़ा बहुत AC बचता है, वो DC और AC सिग्नल L में से होकर गुजरता है। क्योंकि जो इंडक्टर होता है वो डीसी के बिल्कुल नहीं रोकता डीसी को, लेकिन एसी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एसी के लिए हम जानते हैं उसमें ईएमएफ जनरेट होता है जो कि इसको अपोज करता है। सो एसी कंपोनेंट को एल और कम कर देगा और डीसी पार्ट को पूरा निकल जाने देगा। आगे जाएंगे तो एसी कंपोनेंट अगर अभी भी थोड़ा कुछ बच गया है तो वो बचा हुआ एसी कंपोनेंट किस में चला जाएगा, C2 में चला जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर एसी सिग्नल को अलाउ करता है और डीसी के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जनरेट कर देता है। और जो सारा का सारा डीसी पार्ट है वो किस में से चला जाएगा, आरएल में से चला जाएगा। तो जो C1 है, सबसे पहले अगर हम केवल इतने से सर्किट की मैं बात करूं तो ये इतना सा सर्किट किसको रिप्रेजेंट करता है, शंट कैपेसिटर फिल्टर, जो कि हमने फिल्टर की कैटेगरी में नंबर 1 पे पढ़ा था। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ये आउटपुट होता है, ये कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक वापस डिस्चार्ज होता है, फिर ये चार्ज होता है, फिर ये डिस्चार्ज होता है। तो इसको मैंने डिटेल से उस टॉपिक में एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पर आप देख लीजिएगा। इस तरह का ग्राफ बना था, वहां पर बीच वाली लाइन ईडीसी की होती थी, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस जो वोल्टेज होते थे, रिपल वोल्टेज, वो होते थे EMT अपॉन 2RLC1, EMT अपॉन 2RLC1। सो अगर यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड में देखूं तो ये 1/2 और ये 1/2 कितना हो जाएगा, EMT अपॉन RLC1। तो मान लेते हैं इस वैल्यू को ER से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C1 से जो बाहर पोटेंशियल मिलता है अपन को, जिसमें DC और AC है, उसमें से DC को अगर हम काउंट ना करें, क्योंकि DC कहीं रास्ते में नहीं रुक रहा है, सारा का सारा RL पे जा रहा है। सो DC वोल्टेज को अगर अभी अपन नहीं देखें और केवल AC पार्ट को देखें, हालांकि जो DC है कैपेसिटर से निकलने के बाद वो DC कितना आता है वो हमने उस टाइम पढ़ा था। एक मिनट में दिखा देती हूँ। कैपेसिटर से गुजरने के बाद जो DC सिग्नल बचेगा वो ये रहा। सो कैपेसिटर के बाद जो डीसी सिग्नल है, इसका डेरिवेशन मैंने उस फिल्टर वाले टॉपिक के अंदर करवा रखा है, आप ये देख लीजिएगा। ये डीसी सिग्नल है। अगर हम आरएल और C1 की वैल्यूज इस तरह से एडजस्ट करें कि ये जो वाला सेकंड टर्म है ये फर्स्ट वाले टर्म के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, तो हम ईडीसी को लगभग किसके बराबर मान सकते हैं, ईएम के बराबर मान सकते हैं, और ये वैल्यू आरएल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करके किया जा सकता है। तो ये तो हो गया डीसी। अब जो एसी पार्ट आता है वो फूरियर सीरीज से फाइंड आउट किया जाता है। तो अगेन मैं फूरियर सीरीज मैथमेटिकल फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप याद रख लीजिएगा कि रिपल वोल्टेज आफ्टर C1, यानी C1 से गुजरने के बाद जो वोल्टेज होगा उसमें जो एसी कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं ये। अब इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है आगे, तो हम केवल पहले वाले वोल्टेज को लेंगे और इसकी हम एवरेज वैल्यू अगर निकालें तो एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस के लिए सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका मीन यानी कि एवरेज लेते हैं। साइन स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2, फिर उसका ले लेंगे हम रूट, तो 1/√2 आ जाएगा। सो ये ER/पाई और ये 1/√2। ये C1 से निकलने वाला AC सिग्नल है, और C1 से जो निकलने वाला AC सिग्नल है वो हमने अभी अभी देखा, आगे इंडक्टर है और फिर C2 है और यहाँ पे है RL। तो RL में से तो केवल DC सिग्नल जाएगा। तो ये जो C1 से निकलने वाला AC सिग्नल है, ये AC सिग्नल किस किस में से होकर जाएगा, L में से और C2 में से। तो एक तरह से L और C2 क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा L माइनस 1/2 ओमेगा C2। 2 ओमेगा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं बल्कि 2 ओमेगा होती है। सो यहाँ पर अगेन ये फूरियर सीरीज के डेरिवेशन से आता है यहाँ पे 2 ओमेगा, ठीक है। जबकि जो सबसे इनिशियल वोल्टेज अपन लेते हैं वो तो ओमेगा में ही लेते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर पे अप्लाई करते हैं वो तो ओमेगा में ही लेते हैं, लेकिन वो आउटपुट पे आते आते 2 ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है वो फूरियर सीरीज में देखेंगे। सो ये तो है पोटेंशियल जो कि L यहाँ से निकला है, L और C2 के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो करंट कैसे निकालेंगे, इन पोटेंशियल करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल तो हमने एवरेज वैल्यू निकाल ली, ये रेजिस्टेंस L और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी पोटेंशियल अक्रॉस C2, वाई C2, क्योंकि ये तो हो गया C1, ये हो गया L और ये हो गया C2 और यहाँ पर है हमारा RL। सो इस इन्हीं दोनों पॉइंट पर और या फिर इन्हीं दोनों पॉइंट पर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम ही है। सो ये जो हमें आउटपुट मिलेगा, हमें पता है कि उस आउटपुट में हमें AC और DC दोनों ही सिग्नल मिल रहे हैं। तो RL के सिरों पर हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा DC कंपोनेंट, और C2 के जो सिरों पर हो जाएगा वो हो जाएगा AC कंपोनेंट, क्योंकि AC करंट गई C2 में से और DC करंट गई RL में से। सो DC करंट RL में से गई तो वो DC सिग्नल के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हो गया, और AC सिग्नल C2 में से गया, सो AC वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस C2 कैसे निकालेंगे, C2 का खुद का रेजिस्टेंस और उसमें से गुजरने वाली करंट, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट IAC गई है और पोटेंशियल ये, अब IAC का फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिला था वो हमने रख दिया यहाँ पे।
रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है AC अपॉन DC, और अभी भी मैंने बताया था कि कैपेसिटर C1 से गुजरने वाला जो निकलने वाला जो DC सिग्नल होगा, जो बाद में L और L से होकर चला जाएगा सीधा RL के पास, वो DC सिग्नल का फॉर्मूला होता है ये, जिसको हम नियरली मानेंगे EM के इक्वल। सो इस EDC की जगह हम क्या रख सकते हैं, EM रख सकते हैं। और ऊपर अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब जहां पर ये वाला ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ, उस जगह मैंने आपको बताया था कि ये जो कंबाइंड वोल्टेज है जिसकी वैल्यू आई थी EMT अपॉन RLC, उसको हमने किसके इक्वल रखा था, ER के इक्वल रखा था। ऊपर आप देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। सो ये ER है, इसको ये माना था, तो यहाँ से EM की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो EM की वैल्यू आ जाएगी ये, और ये EM की वैल्यू रिपल फैक्टर में हम कहाँ रखेंगे, इस जगह, क्योंकि EDC हमने देखा किसके बराबर आ रहा है, EM के बराबर, और EM की वैल्यू हमने निकाल ली है ये, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो इस यहाँ पर ये रही, तो ये हो गया EDC की वैल्यू और ये हो गया EAC की वैल्यू। दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब मैंने आपको उसी टाइम पे, जो फर्स्ट टाइम पे शंट कैपेसिटर बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम T इक्वल टू लेते हैं 1/f। हम जानते हैं ओमेगा कितना होता है, 2πf, तो यहाँ से f निकालेंगे तो f कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। तो इस f की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा अपॉन 2π रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, और इसका आंसर कितना आ जाता है, पाई अपॉन ओमेगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए t का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन ओमेगा, तो इस t की जगह हम रखेंगे पाई अपॉन ओमेगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग अपन पास बच जाएगा ये। अगर इस कंडीशन में अपन ये वाली वैल्यू एक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लेते हैं तो इस 1 को हटा के यहाँ पर 0 मान सकते हैं। रिमेनिंग पोर्शन में ये 4, ये 1 √2 और ये 1, इसको न्यूमेरिकल रूप में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। बाकी देखो ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। C1 है, C2 है, तो C1 C2 आ गए, RL है और L है, तो RL हो गए। तो ये रिपल फैक्टर होता है इस वाले फिल्टर का, जिसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर अटैच होता है।